दोस्तों, क्या आप सभी लोग जानते हैं मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाएं किस तरह से होती हैं? क्या आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि भारत में पाया जाने वाला मानव और अन्य देशों में पाए जाने वाले मानव से किस तरह से अलग है? क्या आप ये भी जानते हैं भारत के जो भी बच्चे खेल खेलते हैं को अन्य देश के जो बच्चे खेल खेलते हैं उनसे किस तरह से अलग है? क्या आप ये भी जानते हैं भारत में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं क्या अन्य देशों में उस तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि विश्व के मानव ने अमेजन नदी बेसिन तंत्र को किस तरह से नष्ट किया है, वहां की उपजाऊ भूमि को किस तरह से अनुपजाऊ में बदल दिया है? क्या आप ये भी जानते हैं कि गंगा बेसिन नदी क्षेत्र में किस तरह से जल वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहां की कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? क्या आप ये भी जानते हैं वहां का नदी तंत्र किस तरह से मानव के लिए उपयोगी है? क्या आप ये भी जानते हैं कि वहां पर मानव ने पर्यावरण में अंतर संबंध स्थापित करने के लिए किस तरह से वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए है? इन सभी जानकारी सवालों को जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस प्यारे से टॉपिक के साथ, जिसमें क्लास 6 का चैप्टर है, क्लास 7 का 6 चैप्टर है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजेंगे और आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। देखें क्या है ये मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। ये उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र पाया जाता है वो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। और उपोष्ण क्या होता है? हमारे 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्षेत्र पाया जाता है वो हमारा उपोष्ण प्रदेश कहलाता है। तो ये क्या है? इनके बीच में जो भी मानव और पर्यावरण के बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया होती है, मतलब पर्यावरण पर मानव किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है और पर्यावरण मानव पर किस तरह इफेक्ट डालता है, इन सारी क्रियाओं को हम बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए, रेणुका बहुत उत्साहित थी। जो रेणुका है, एक रेणुका लड़की का नाम है, एक उत्साहित थी मतलब जानने की इच्छा थी उसको। जो व्यक्ति जानने का इच्छुक होता है, जो व्यक्ति बहुत सारी चीजों को जानकारी एकत्र करना चाहता है, वो उत्साहित कहलाता है। जैसे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक उत्साहित होने चाहिए, आपको चीजें जानने की इच्छा होनी चाहिए, ये आपका दायित्व बनता है। तो रेणुका बहुत उत्साहित थी। बच्ची है, रेणुका एक बच्ची है। अब उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। एक कहानी है, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे, मतलब जो वन्य के जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनका फोटो खींचते थे। वो देखते थे किस जंगल में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। अमेजन नदी बेसिन वहां पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। आपके गंगा नदी बेसिन वहां पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, क्या उनके आकार में कोई अंतर पाया जाता है। तो उस तरह के वो फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। जब फोटोग्राफर का काम करते हैं तो यात्रा भी बहुत करते होंगे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जो रेणुका की जो रुचि थी किसमें थी? वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, जो प्रकृति संबंधी जो भी पुस्तकें होती हैं उनसे रेणुका का परिचय उसके चाचा ने कराया, तो क्या होता है कि दूरस्थ भूस्थल, जो दूर दूर के जो भूस्थल हैं, देश विदेश के जो भी भूस्थल हैं, वहां पर रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। मतलब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों की तस्वीर जो यहां पर दिखाई गई, आप देखेंगे, है ना। आप मानो या ना मानो, ये जो बालक है ये तो पक्का भारतीय होगा, है ना। इसका रंग देखिए, इसका रूप देखिए, इसका पहनावा देखिए। भारतीय के लोग ऐसी तो कपड़े पहनते हैं। अब देखिए, आपके जो उत्तरी भारत की बात हो रही है ना, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया या हरियाणा का इलाका हो गया या बिहार का इलाका हो गया, है ना। तो इस तरह के मानव इस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो ये बच्चा है। और भी आप इसमें देख सकते हैं गोरे मानव, है ना, पगड़ी लगाए बैठे हैं, इनकी दाढ़ी देखिए। और ये काले बच्चे जो खेल रहे हैं ना, देखिए आप, ये अनुमान लगा सकते हैं कि काले बच्चे अफ्रीका में होते हैं या और भी देश में। देखिए, और आपको ये देख सकते हैं, है ना, इनके थोड़े बाल उड़े हुए हैं। तो इस एक ही तस्वीर में अलग अलग देशों के मानवों को दिखा दिया है। तो क्या है ये? विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं ये, है ना। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो, उसके चाचा ने कहा। ये तस्वीर है, इसमें जो देश के, जो विभिन्न देश के जो भी लोग हैं
उनको इसके बारे में जानकारी दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, शुष्क रेगिस्तान से है ना, तो कैसे लोग होंगे आप समझ सकते हैं। कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं जहां बर्फ रहती है वहां पर। कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। रेणुका ने कहा कि वो जो तस्वीर में जो भी मानव हैं वो हमसे किस तरह से अलग दिखते हैं, क्योंकि मानव का जो भी आकार होता है, मानव का जो भी कद होता है, कद काठी होती है, मानव की जो भी लंबाई, हाइट, जो उसका शरीर का आकार, वो किसके अनुसार होता है, पर्यावरण के अनुसार होता है। पर्यावरण के अनुसार उनकी आंखें, पर्यावरण के अनुसार उनके मुंह का बनावट, बाल, है ना, तो किसके अनुसार होते हैं, पर्यावरण के अनुसार होते हैं। अब देखिए इससे आगे क्या बोलते हैं, देखिए वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। मतलब उनका भोजन, उनके कपड़े, उनके रहने के लिए जगह, उनकी जो जरूरतें जिस तरह से हमारी जरूरत होती हैं, उस तरह से उन लोगों के लिए भी इस तरह की जरूरतें होती हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं। उन्होंने कहा उनके जो बच्चे जो खेलते हैं ना, छोटे पर बचपन में जो खेलते हैं, वो तुम्हारी तरह ही खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैच, क्रिकेट मैच होता है, अलग अलग देशों में होता है। भारत के साथ श्रीलंका के साथ देखेंगे या पाकिस्तान के साथ देखेंगे, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो भी उनकी प्रैक्टिस करते होंगे, वो बच्चे खेलते होंगे। कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, है ना, जैसे हम आप लोग या जो बचपन में खेल खेलते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद फिर आपस में समझौता कर लेते हैं, है ना। गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। गाते भी, नाचते हैं, और जो भी घरेलू परिवार है उनमें जो भी काम है, जो उनके काम में अपना हाथ बटाते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं। वे जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वो जीवन के स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। वो लोग शुरू से ही मछली को पकड़ना सीख लेते हैं। वनों से जो भी सामग्री मिलती है, वन संपदा, जो भी गोंद हो गया, फल हो गया, लकड़ी हो गई, इनको एकत्र करना सीख लेते हैं, इनको इकट्ठा करना सीख लेते हैं। आई होप ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, है ना, मानव के बारे में, मानव की मूल आवश्यकताओं के बारे में सीखा, मानव का कल्चर आपने देख लिया एक छोटी सी कहानी में। अब थोड़ा हम देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन किस तरह से है ना। जो अमेजन बेसिन है उसमें जीवन किस तरह से है, देखिए। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, देखिए, जब स्पेन के अन्वेषकों ने, अन्वेषक बोलते खोज करता है ना, जो खोज करता हो, जो खोज करता हो, तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, इसकी अमेजन नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, सिर पर जो सिर होता है उस पर सुरक्षा कवच होता, क्या होता है, हेड गियर, जिसको हम बोलते हैं हेड गियर, एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी, कौन, स्थानीय के आदिवासी, उसी स्थान के आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, है ना, और इस वजह से यहां का नाम अमेजन पड़ा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन किस तरह से है। ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे नंदिनी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमें आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिले, आपका कमेंट आए, आपका एक लाइक बढ़े, आपका एक सब्सक्राइब बढ़े, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम और बेहतर मेहनत करें, जिससे हम और आपको बेहतर कंटेंट दे सकें। इसलिए आपको, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। इसलिए आप कुछ लिख के भेजें कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, आप इस तरह की बातें लिख करके भेजें। अब शुरू करते हैं हम अपने अमेजन बेसिन में जीवन किस तरह से जीवन है। देखिए, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें, तो देख लेते हैं मानचित्र, ठीक है। देखिए, यह मानचित्र है, ये जो अमेजन बेसिन क्षेत्र है ये आपके दक्षिण अमेरिका में, किसमें, दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, और इसमें देखिए कौन कौन से द्वीप हैं आपका, देखिए वेनेजुएला हो गया, ये एक
देश है इस महाद्वीप में, एक वेनेजुएला द्वीप हो गया, ये देश है ना, एक कोलंबिया देश हो गया, ये इक्वाडोर देश हो गया, है ना, पेरू देश, यहाँ से आपकी अमेजन नदी निकलती है ना, एंडली पर्वत से, तो पेरू हो गया ये, और आपका ब्राजील हो गया, जहाँ पर नदी बेसन, जो अमेजन नदी बेसन है उसको, उसका आकार इसमें अधिक मात्रा में फैला हुआ, आप देखिए ना कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक देख सकते हैं। तो सबसे अधिक जो आकार है वो किसमें है, आपके ब्राजील में फैला हुआ है, नदी बेसन का, अमेजन नदी बेसन का, है ना। आपका बोलीविया देखिए, आपका पराग्वे देखिए, चिली, है ना, अर्जेंटीना, उरुग्वे। अब आपने चिली सुना ना, चिली को हिंदी में बोलते हैं मिर्ची, है ना, तो इस देश का नाम भी देखिए चिली के नाम पर पड़ा है, मिर्ची के नाम पर, है ना। तो देखिए पतला पतला देश है ये, मिर्ची जैसा, है ना, ये जो देश बना हुआ है क्या है, ये पतला पतला देश है, मिर्ची जैसा देश है ना। और इसके जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में ये क्या कटा फटा है, ये है ना, कटा फटा है। तो आप समझ सकते हैं ये कटा फटा जो देश होता है, जिसकी तटीय क्षेत्र कटे फटे होते हैं, वो किसके लिए उपयोग हुए होते हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए आपका ये जो अमेजन नदी है, ये इसमें देखिए आप निग्रो नदी जाके मिल जाती है ना, निग्रो नदी, ये निग्रो नदी सहायक नदी है, अमेजन में आकर के अपना जल छोड़ देती है ना, अमेजन नदी। और आपका मेंडियारी, है ना, मेडरिया नदी होती है, देखिए आपकी कौन सी नदी है, ये मेंडरिया नदी, ये एक सहायक नदी है, जो भी ये क्या करती है, अपने जल को अमेजन नदी में छोड़ती है। आपकी ये जिंगू नदी, है ना, ये आपके टोकेटिस नदी है आपकी, है ना। और आप ये देखेंगे यूएली नदी, है ना, और ये और भी नदियां हैं। तो इन सारी नदियों के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए, तो हमने आपको पहले से बता दिया है कि आप अपने पास एक एटलस रखेंगे। देखिए शिक्षक हमेशा अपने स्टूडेंट का भला चाहता है, और मैं जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है तब से मैं कहता चला आ रहा हूं कि आप अपने पास एटलस रखिए। आप अपने एटलस में जब आपका इतिहास होता है तो इतिहास के मानचित्र आप देख लेंगे, है ना, कौन सा क्षेत्र किस राज्य में पड़ रहा है, किस देश में पड़ रहा है। अब ये नदियां जो बह रही हैं आप अपने एटलस में देख लेंगे कौन कौन सी नदी हैं। तो चीज़ों को अभी से कवर कर लीजिए, है ना। आप ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी करा रहे हैं सर तो एनसीईआरटी कितना पढ़ लो, देखो मैं जितना बता रहा हूँ आप कोशिश करिए आप उससे ज़्यादा पढ़ें, है ना, तो चीज़ आपके लिए बेहतर होंगी। क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो चीज़ आपको आसान लगेगी, आपको रिविजन करने में कम समय लगेगा, आप प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अपनी एक रणनीति बना दी है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। देखिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश आप देखेंगे, कौन सा प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन सा होता है ना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन सा होता है, देखिए ये हम अपनी पृथ्वी मानते हैं, है ना, ये 0 अंश भूमध्य रेखा है ना, और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन्हीं के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, देखिए तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, जो मैंने आपको दिखा दिया। भूमध्य रेखा के जो भूमध्य रेखा है ना, उस भूमध्य रेखा के ये जो भूमध्य रेखा ये इस भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से, यानी यहां तक मान लेते हैं 10 अंश उत्तर से और 10 अंश दक्षिण से, इसके जो बीच का क्षेत्र हो गया 10 अंश उत्तर 10 अंश दक्षिण, इनके बीच का क्षेत्र मध्य के भाग को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर अक्षांश और 10 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जो अमेजन नदी है वो किससे होकर बहती है, आपके भूमध्य रेखीय प्रदेश से। अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, वहां पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, तो वहां की जल विविधता यानी वहां की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है ना। जो आपकी अमेजन नदी है वो आपके पश्चिम में जो पर्वत है वहां से निकलती है और आपके अंध महासागर में कैसे पहुंच जाती है, इन सारी चीजों को इसमें देखेंगे। देखिए जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है,
देखिए आपके मेंस में जो यूज होने वाले शब्द हैं जिनको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, देखिए अन्य जल राशि, है ना, सागर मत बोलिए, सागर बोलते हैं लिखते हैं ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपने आंसर में अपने इफेक्ट बढ़ाने के लिए, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए आप इस तरह के शब्द को यूज कर सकते हैं जो भी लिखे उसमें। तो देखिए किसी अन्य जलराशि में, यानी कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी, मुहाने वाली बात है ना। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये अमेजन बेसिन है। क्यों? ये अमेजन नदी में आकर के अन्य सहायक नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं, अन्य सहायक जो नदियां हैं इसमें आकर के क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। अमेजन जो बेसिन का निर्माण हो रहा है इतने क्षेत्र में, है ना। तो बड़ा बेसिन क्षेत्र है ये, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक है ना। तरह तरह के यहाँ पर जीव पाए जाते हैं, तरह तरह के यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं, तरह तरह के यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं, तरह तरह के यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में तो हम जान रहे हैं। देखिए यह नदी बेसिन ब्राजील के, है ना, ये जो नदी है ये नदी क्या है? ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, ब्राजील है ना सबसे अधिक भाग किसमें है? देखिए ये ब्राजील देश है। ये क्या है? ये क्या लिखा है? ब्राजील। ये ब्राजील लिखा ना, तो ब्राजील में सबसे अधिक। तो यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, है ना, ये थोड़े नाम याद रख लेंगे आप थोड़ा, तो आपके जब यहाँ से अगर कोई प्री का स्टेटमेंट बन जाता है ना तो आप ये नाम थोड़ा आपको याद रहे, आपका आंसर सही हो जाए। तो देखिए ब्राजील के भाग में ब्राजील आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। अब इसका आप देखेंगे, पेरू को देखेंगे, पेरू को कुछ भाग, है ना। आप बोलीविया देखेंगे, ये आपका देश है जहाँ से आपका नदी बेसिन बनता है, अमेजन नदी बेसिन। आपका इक्वाडोर देखेंगे, है ना, कोलंबिया हो गया, आपका वेनेजुएला हो गया, ये आपके छोटे जो क्या है, ये वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है, इनके छोटे छोटे भागों से ये अपवाहित होती है नदी, है ना, प्रभावित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आप अपना एड्रेस देखिए, आप एड्रेस देखिए कि इन देशों में भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, शुरू से बोलता रहा हूं, आप अपने पास एक एटलस रखेंगे। क्या रखेंगे? एटलस। तो जो बच्चे फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने एटलस खरीद लिया होगा, है ना, तो उनकी चीजें काफी क्लियर हो रही होंगी। तो हम तो आपके भले के लिए बोलते हैं। अब देखिए सहायक नदियां क्या होती हैं? सहायक नदियां देखिए, वैसे मैंने आपको बता दिया कि सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं या कौन सी नदी सहायक नदी कहलाती है। तो एक बार जब आपके एनसीईआरटी में दिया गया तो इसको पढ़ लेते हैं, चीज आपकी रिवीजन में आ जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगे। तो देखिए सहायक नदियां, ये छोटी नदियां होती हैं। कैसी? छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। छोटी नदियां आकर के मुख्य नदी मिलती हैं और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं, मुख्य नदी अपने सहायक नदियों की जिस क्षेत्र से पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो अमेजन बेसिन, आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जो अमेजन बेसिन है क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। आप कमेंट में जरूर बताएं, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस नंदिनी आईएएस यानी आपके नंदिनी आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है, जिससे हम और अच्छे से मेहनत करें, जिससे हम आपको और अच्छे से पढ़ाएं। अब देखेंगे जलवायु क्या होता है। जो आपका जो अमेजन बेसिन क्षेत्र है, उस अमेजन बेसिन क्षेत्र में भाग में जलवायु कैसी पाई जाती है? देखिए जलवायु, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। कहां पर? भूमध्य रेखा के आसपास फैला है आपका अमेजन बेसिन। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कैसी रहती है? गर्म जलवायु रहती है। क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास गर्म जलवायु है, वहां का पानी भाप बनेगा, है ना, बारिश होगी,
फिर भाप बनेगा, फिर बारिश होगी, तो जलवायु कैसी होगी? वहां पर नम जलवायु रहेगी। तो यहाँ पर गर्म, पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय पर कैसा होता है? लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। दिन और रात में लगभग समान रूप से गर्म होगा, समान रूप से आर्द्र होगा। तथा ये शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है इससे। भाई गर्म है, आर्द्र है, ये तो गर्मी लग रही है, ऊपर से उसमें ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है, तो शरीर में पसीना आएगा, सूखेगा है नहीं। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि उसमें पहले से ही वहां के वायुमंडल में आर्द्रता है ना। जब आर्द्रता अगर कम होती है तो पसीना सूखता है, लेकिन पसीना सूख ही नहीं रहा, तो क्या होगी? चिपचिपाहट महसूस होती है, उससे क्या होगा? चिड़चिड़ाहट महसूस होगी, है ना। तो इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। अमेजन बेसिन है, वहां पर क्या होता है? प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। कोई इसकी पूर्व चेतावनी नहीं, बिना पूर्व चेतावनी के यहां पर क्या होता है? प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। दिन का तापमान उच्च होगा, आर्द्रता भी अति उच्च होगी। रात के समय में तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता बेसी ही रहती है। आप समझ सकते हैं, रात का समय हुआ, तापमान कम हो गया, लेकिन आर्द्रता है ना, वो सेम वैसी रहती है, क्योंकि वहां पर भूमध्य सागर के जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र है, नदी बेसिन, वहां सूर्य का प्रकाश लंबवत रहता है, जल भाप बना, है ना, गर्मी बनी, गर्मी हुई, जल बाष्प बना, संग्रहित हुआ, बारिश हो गई, तो क्या हुआ? वहां की जलवायु में नमी रहती है, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं। इसमें से वहां के लोग किस तरह से होंगे? अब देखिए, अब देखते हैं वर्षावन। वर्षावन क्या है? देखिए, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। कैसे वन? सघन वन उग जाते हैं। चित्र आपको दे रखा है 6.3, यानी चित्र ये है अमेजन वन, देखिए, है ना। तो देखिए आप लोग, इस तरह के वन है। आपकी पृथ्वी पर बहुत बायोडाइवर्सिटी है, बहुत विविधता है ना। ऐसे ऐसे पशु के बारे में, ऐसे ऐसे पक्षी के बारे में नाम सुने नहीं होंगे, वो सुनने को मिलते हैं, और यूपीएससी आपके वही से क्वेश्चन बना देती है। तो जो पढ़ते हैं, करंट से अपडेट रहते हैं, उनका सही हो जाता है। अब देखिए, वन इतने सघन होते हैं, कितने सघन होते हैं? वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों, सघन मतलब जड़े हुए आपस में, है ना, आपस में जड़े हुए मतलब एक दूसरी तरफ आकर्षित। तो वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, मतलब छत सी बन जाती है, आपस में जड़े हुए होते हैं यूं करके, मतलब ऊपर का आपकी जो रोशनी है सूर्य की, वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती, इस तरह से सघन होते हैं। तो पत्तियां उनकी शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। कहां पर? वर्षा वन में, जो अमेजन के क्षेत्र के वन में। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित होती है। जब भूमि प्रकाश रहित होती है तो वहां की जो नीचे की जमीन पर जो प्रकाश नहीं आ पाता, तो जमीन की जो मिट्टी होगी कैसी दलदली होगी, कीचड़ युक्त होगी मिट्टी, है ना। तो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। नम मतलब गीली। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, मतलब जो वनस्पति छाया में बढ़ सकती हो वही वनस्पति यहाँ पर पनप सकती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। ये क्या है? ये परजीवी पौधे हैं। कौन कौन से? आर्किड एवं ब्रोमिलाइड। अब देखिए, ये आपको जो पक्षी दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम टूकन है ना। अब इसकी देखिए चोंच कितनी बड़ी है ना, ये चोंच देखिए, इसकी चोंच इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि वहां पर जो रेंगने वाले जो सांप होते हैं, है ना, छिपकली तो खैर नहीं हो सकती, हो भी सकती है। छिपकली ऐसे हो गई, छिपकली को तो ये खाएंगे नहीं। सांप हो गए, है ना, जैसे केंचुए वगैरह हो गए, तो केंचुए वगैरह ये इस तरह के जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो वहीं पाए जाते हैं, तो उनको ये बड़ी चोंच से ये अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये टूकन है ना, 6.4। देखिए, वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। वर्षा वन में प्राणी जात मतलब उसमें प्राणी बहुत अधिक होते हैं वर्षा वन में। टूकन
गुंजन पक्षी, देखो इन पक्षियों के नाम आ रहे हैं, ये टूकन हो गया, गुंजन पक्षी, इसका इसमें चित्र नहीं दे रखा लेकिन वो पक्षी होता है गुंजन पक्षी। रंगीन पच्छत वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न है। जो भारत में जो भी पक्षी पाए जाते हैं सामान्य तरह के पक्षी, उनसे कैसे अलग है। यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों में देखेंगे आप बंदर, स्लोथ जो चींटी खाते हैं, स्लोथ बियर, स्लोथ, चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं, वहां पर चींटी भी पाई जाती है ना। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। सांप, रेंगने वाले सांप हो गए ना, सरीसृप, तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इन वनों में पाई जाती है मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा, है ना, एनाकोंडा का नाम आपने सुना होगा। एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए क्या क्या पाई जाती हैं, आपका सांप हो गया, मगर हो गया वहां पर, है ना, आपका अजगर हो गया, आपका एनाकोंडा हो गया और बोआ, ऐसी कुछ प्रजातियां वहां पर पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़ों मकोड़ों भी इस बेसिन में निवास करते हैं, हजारों कीड़े मकोड़े। मांस खाने वाली प्राणियां, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पर अमेजन नदी में पाई जाती हैं, है ना। मांस खाने वाली जो भी प्राणियां, मत्स्य समेत जो मछलियां होती हैं, इनकी भी वहां पर कई प्रजातियां पाई जाती हैं, अमेजन नदी में ये पाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। कैसे? असाधारण रूप से समृद्ध है, कोई साधारण नहीं है, असाधारण है ना। आप टेपिर का चित्र देखेंगे, ये टेपिर है ना, ये वहां पाया जाता है ये। आई होप आपको मेरी यहां तक बातें समझ में आई होंगी। तो आपका अमेजन नदी बेसिन समझ में आ रहा होगा और यहां से आपकी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बने भी हैं, है ना। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, है ना, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराकर पढ़ते रहिए, है ना। तो क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड, है ना, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। इस पौधे का आप चाहो तो नाम नोट कर लीजिए। जो ब्रोमीलाइड जो पौधा है, यदि आप पहली बार सुन रहे हो और यदि आपने पहले पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप इसका नाम नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ये काम। तो ब्रोमीलाइड पौधा है ना। तो ब्रोमीलाइड पौधा जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनके पत्तियों में जल इकट्ठा रहता है, मतलब जल संचित रहता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मेढक जैसे जो भी प्राणी होते हैं, जल प्राणी होते हैं, तो इसकी जो पॉकेट बनी होती है ना, उसमें ये अपने अंडे देते हैं। तो आई होप आपको इस ब्रोमीलाइड एक जो पौधा है ना, इसकी विशेषता आपको समझ में आई होंगी, है किस लिए ये उपयोगी है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेजन बेसिन में किस तरह की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पाई जाती है ना। और ये तो बच्चों के लिए है ना, उसको क्या ही पढ़े। देखिए आगे देखते हैं वर्षा वन के निवासी। वर्षा वन के कौन कौन से निवासी हैं वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसलें उगाते हैं। वर्षा वन का जो क्षेत्र है, वहां के एक छोटे क्षेत्र को उन्होंने काटा, वहां पर भोजन के लिए, फसलें उगाने के लिए उन जो जब वन है उसको काट के उजाड़ दिया, है ना। तो वहां पर क्या करते हैं, उसको भूमि को फसल के लिए उपयोगी बनाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार भी करते हैं, क्योंकि वहां तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं, तरह तरह के जीव पाए जाते हैं, तो वहां के लोग शिकार भी करते हैं। तथा नदी में मछली भी पकड़ते हैं, है ना। तो नदी भी जब आपस में नदी तंत्र बढ़ रहा है तो वहां मछली भी होती होंगी, तो वहां पर मछली भी पकड़ेंगे। जबकि आगे देखते हैं, देखिए, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, वो फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद, ये वहां पर जो पाई जाने वाली जो फसल है, देखिए, है ना। जैसे टेपियोका आपने साथ नाम ना सुना हो, पर ये फसल का ही एक रूप है जो खाने के लिए यूज होता है। अनानास हो गया, ये फल है ना। आपका शकरकंद तो आपने देखी होगी ना, आपके यहाँ पे भी हो जाती है। ये उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, मतलब जरूरी नहीं है वो मिल ही जाए, मछली मिल जाए या शिकार मिल जाए,
नहीं, क्योंकि भाई हर जीव अपनी रक्षा करता है ना। आप किसी हिरण को जो शिकार करते हैं लोग, तो हिरण तो अपनी रक्षा के लिए भागता है, जरूरी नहीं कि आप उसका शिकार कर ही दें। भाई सबको अपने प्राण प्यारे हैं, सभी लोग जीवन जीना चाहते हैं, वही बात है। तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। जो भी साग सब्जियां जो महिला उगाती हैं उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, है ना। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति मतलब जंगलों को काट देना, आग लगा देना, फिर उसमें मिट्टी जो उपजाऊ बन जाती है उसमें बीज डाल देना, भूमि को जो अंकुरित जो पौधे होते हैं वो निकलते हैं, बीज निकलते हैं, उनसे फसल पैदा होती है और फसल को काट करके अपने यूज में लेते हैं, फिर उस जमीन को छोड़ देते हैं, फिर अगले जगह बढ़ जाते हैं, है ना। तब तक कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में फिर वो भूमि पुनः वहां पर झाड़ी उग जाती है और फिर वो भूमि पुनः उपजाऊ बन जाती है ना। तो ये बोलते हैं कैसी, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। तो इसका ये प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनयोग है। क्या है? मेनयोग है इनका मुख्य आहार, जिसे कसावा भी कहते हैं, है ना। तो आपने कसावा का नाम सुना होगा, है ना, जो जिसे हम मेनयोग के जो यहाँ का इनका मुख्य आहार है कसावा, है ना। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यह कसावा जैसे आलू जो पैदा होता है उस आलू की तरह ये जमीन में अंदर पैदा होता है। यह चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। जो चींटियों की जो रानी होती है और जो अंडकोश होता है उनको भी ये खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। आप समझ सकते हैं किस तरह से वहां पर जो विविधता है किस तरह से वहां पर, है ना, किस तरह से फसल उगा रहे हैं खाने की, अपने उनको अपने जो जिनसे इनकम होती है वो फसल उगा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कैसी, नगदी फसल, है ना। नगदी फसल क्या होती है? उनको बेच करके हम तुरंत पैसा मिले। भाई जिन फसलों को बेच दें हमें बदले पैसा मिले, हम उन पैसों को हम किसी और वस्तु के लिए यूज करें, उस पैसों को, है ना, कोई और भी सामान खरीद सकें उन पैसों से, तो इनको हम बोलते हैं नगदी फसल। तो ये फसल वहां पर उगाई जाती हैं। देखिए, वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन की जो लकड़ी है वो मजबूत होती हैं, तो वो लकड़ी अत्यधिक मात्रा में किसके लिए? घर बनाने के लिए यूज होती हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। वहां की स्थिति है उसके अनुसार वो देखिए अपना कैसे घर बना रहे हैं ना। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। बड़े अपार्टमेंट जो क्या कहे जाते हैं? मलोका। जिनकी छत कैसी होती है? जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, मतलब जिसमें पानी ना रुक सके, क्योंकि वहां बारिश होती रहती है। भाई बारिश होती रहती है, अगर कैसे भी छत गलत बन गई तो पानी सब अंदर जाएगा घर के, इसलिए वो तीव्र ढाल वाली, है ना, ऐसी छत बना देते हैं जिससे पानी बूंद गिरे तुरंत नीचे जाए। तो उस तरह की वो छत बनाते हैं। अब देखिए, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन, जो अमेजन बेसिन है ना, इनके लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। देखिए, पुराने समय में जब वन के अंदर जाते थे तो कैसे जाते थे? वो नदी मार्ग से ही जाते थे, वो एक उनका एक उपाय था। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। 1970 में जो भी ट्रांस अमेजन महामार्ग बना था, इस महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। तो आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो प्लीज इसे लाइक कर दे, है ना, और सब्सक्राइब कर दे, और आपका जो चैनल है इसको थोड़ा अपना प्यार बच जाता है ना, आपके प्यार की हमें जरूरत है ना। थोड़ा क्रिएटिव दिखाएं इस चैनल के प्रति, क्योंकि ये हम जो लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सच मानिए, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ आप लोग हमें अपना प्यार दें, जिससे हमको थोड़ा उत्साह मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे हम और बेहतर ढंग से अच्छे से काम करें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के भेजिए, है ना, क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ भेजिए, है ना, जिससे हमें लगता है कि हाँ बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं और उससे कितना संतुष्ट है। तो प्लीज़ रिप्लाई, है ना, गिव टू रिप्लाई मी। ओके, तो देखिए, आप अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है ना। तो ये तो आम बात है, कहीं कहीं जाना होता है, अनेक स्थानों पर जा रहे हैं तो किसके माध्यम से? हवाई जहाज़ों के माध्यम से, है ना, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते हैं, इनका उपयोग करते हैं।
इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, है ना। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, वहां की जो मूल आबादी थी उस मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकल करके एक नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे, है ना, पौराणिक तरीके से। आप देखिए थोड़ा, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता, है ना, जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। किसके कारण? विकास की गतिविधि कारण। भाई मानव खेती कर रहा है, विकास की तरफ जा रहा है, तो विकास होगा कैसे? भूमि चाहिए, है ना, भूमि होगी तभी तो खेती होगी, तभी तो वहां पे बिल्डिंग बनेगी, वहां पर तभी तो रेलवे मार्ग, सड़क, जो भी परिवहन मार्ग और भी ऑफिसें तभी तो बनेगी। तो ये क्या कर रहा है, ये जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे से नष्ट हो रहे हैं मानव के विकास कार्यों की वजह से। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के जो वर्षा वन का एक बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, समझ सकते हैं। चित्र 6.6 दे रखा है इन्होंने। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है ना। अब देखिए, अब ये पहले हमारे यहाँ पर वनों का जो अमेजन क्षेत्र है, वनों का अमेजन क्षेत्र है ना, वहां पर वनों का क्रमिक विकास देखिए आप, है ना। तो पहले इस तरह का वन था, मानव ने विकास कार्य किए, ये हिस्सा उन्होंने उड़ा दिया, साफ कर दिया, देखिए ना। तो अब ये इतने भाग में था, अब ये वन हमारे इतने भाग में रह गए, है ना। इसमें खेती हो रही है, यहाँ पर देखिए रास्ता बन गया, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, है ना। क्षेत्र क्या है, ये वन वाली क्षेत्र तो है भाई, वन वाली जगह ही तो है। अब देखिए मानव घर बनाकर रह रहा है, सड़क है घर के आने जाने के लिए, है ना, और फसलें हैं। आप देखिए, अब ये मैदान भाग देखिए, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इन्होंने वन को इन्होंने काट दिया, अब बारिश तो होगी भाई, बारिश होगी, सूर्य का प्रकाश भी पड़ेगा। अब डेली सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो उसमें संकुचन प्रसरण की क्रिया उत्पन्न होती है ना भूमि में, तो उसका अपहरण क्या होता है, अपरदन होता है, मिट्टी टूट फूट होती है। अब बारिश हो रही है तो मिट्टी टूट फूट होगी, जो उपजाऊ मिट्टी वो वहां से बह करके किसी दूसरे स्थान पर चली जाएगी, पवन आएगी वो वहां से मिट्टी काट ले जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कैसी स्थिति होगी, है ना। तो ये क्षेत्र कैसा हो गया, वन बंजर भूमि बदल जाता है। तो ये स्थिति आपको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको हमारी बात समझ में ही आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, और आपका एक कमेंट, है ना, हमारे लिए रामबाण है। तो आप हमारे लिए इतना करिए। और देखिए इसमें थोड़ा आगे ये देखते हैं कि कर्तन एवं धन क्या होता है। हट जा, देखिए कर्तन एवं दहन। तो मुस्कुरा करके वीडियो को अपने पास रख करके अपने सामने देखिए, आपको वीडियो आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आपको 1.0 गुना में समझ में आ रहा है, नॉर्मल में आ रहा तो ठीक, इतना रखिए। यदि आप वीडियो को 1.25 गुना में अगर समझ सकते हैं तो उतना स्पीड कर लीजिए। यदि आप 1.5 गुना में समझ सकते हैं तो 1.5 गुना कर लीजिए। यदि आप 2 गुना में समझ सकते हैं तो 2 गुना कर लीजिए, है ना, जिससे आपको थोड़ा फायदा हो, मतलब जैसा आप उसे समझें तैसा आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप जितनी बार देखें ये आपके पास रहेगी, है ना, यूट्यूब पर रहेगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखते हैं कर्तन एवं दहन क्या होता है। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। क्या करते हैं, पहले वृक्षों को और झाड़ियों को काट देंगे, काट के क्या करेंगे, भूमि को साफ करेंगे, है ना, फिर इनको क्या करते हैं, जलाते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, मतलब कुछ वर्षों तक। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। भाई जमीन में जो भी फसल तुम बार बार उगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, उसके पोषक तत्वों का अभाव होगा। तो इनका पोषक तत्वों का अभाव हो जाने से टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है
और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। जो पुराने खेत थे उनमें छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो आपको ये कर्तन एवं दहन की पद्धति आपको समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आना चाहिए, है ना। और समझ में नहीं आता है तो आप उस बात को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना, कि सर ये समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा बताइए। तो हम उस चीज़ को हम अपने के जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उसका डिफाइन कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, आपका ये है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, है ना। तो ये आप यदि भारत के निवासी हैं, है ना, भारत के निवासी हैं, यदि निवासी ना भी हों तो भारत में जो भी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो भी जीवन है उस जीवन के बारे में जान लेते हैं, है ना। देखिए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां मिलकर के, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं उनकी जो सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में। चित्र 6.8 आप देख लेंगे। यह बेसिन, देखिए यह बेसिन उपोष्ण में, किसमें? उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। कहां से? 10 अंश उत्तर अक्षांश से लेके 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। मैं इसको थोड़ा बता दूं आपको, है ना। देखिए, इसे ये आपका पृथ्वी है ना। थोड़ा इसको सही बनाते हैं। मान लेते पृथ्वी है ना। ये हमारा भूमध्य रेखा है, 0 अंश विस्पत्ति है ना। तो इसके 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 अंश उत्तरी अक्षांश, है ना, इसके बीच का क्षेत्र होता क्या कहलाता? उपोष्ण क्षेत्र बताया गया इसमें, है ना। तो वही बात उन्होंने यहां पर कही है। देखिए, 10 अंश उत्तर से लेकर 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, है ना। आप इसमें नदी जो है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र में जो नदी है, जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताया गया। देखिए, घाघरा, सोन, चंबल, है ना, ये गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, मतलब बहती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के आप नाम ढूंढेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? आप अपने पास एटलस रखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें क्लास में कर लें। कुछ याद रहती, कुछ नहीं रहती, लेकिन जो आपका दायित्व वो आपको करना चाहिए, है ना। तो आप थोड़ा हमारी गाइडेंस मानेंगे, जिससे आपका लाभ होगा। तो आप एटलस में चीज़ों को खुद आप से अपने आप ढूंढेंगे तो आप चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ेगी, है ना। आप एक बार देख लेंगे, उसको 2 बार देख लेंगे तो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और जब आप रिवीजन होगा ना, फास्ट रिवीजन होगा, जब आप MCQ लगाएंगे या प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें देखिए कितना फायदा मिलता है ना। तो आपके एनसीईआरटी में आपका एक कवर भी हो जाएगा पूरा, समझ सकते हैं ना। तो नदियों के नाम ढूंढेंगे आप लोग। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरपात तथा सुंदरबन डेल्टा। अब देखेंगे, है ना, सुंदरबन डेल्टा। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं, जो नदी बेसिन है ना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ये बेसिन की क्या है? मुख्य विशेषताएं, इसके पहाड़ों की गिरिपात, है ना, सुंदरबन डेल्टा है। तो इसकी विशेषता है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील अनेक क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। जो कब तक? जो मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। आप समझ सकते हैं कहाँ की बात हो रही है। आप यदि इस क्षेत्र के निवासी हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ की ये बात हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का मौसम है गर्मी होगी, ठंड के मौसम में ठंड होगी, जैसे अभी ठंड पड़ रही है ना। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ये आपका काम है। भारत का मानचित्र देखिए, ये गंगा जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है कहाँ कहाँ स्थित है ना, किन किन राज्यों में स्थित है ना। आप देख सकते हैं। देखिए देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है।
इस नदी के अन्य नामों का पता लगाएंगे, कौन कौन से अन्य नाम है। देखिए, इससे आगे बढ़ने से पहले हम ये हमारा ये चित्र रह गया है, देखिए गौर से देखिए आप इस चित्र को, है ना, आपके भारत का मैप का उत्तरी हिस्सा दिखाया गया है। तो ये चीन, तिब्बत, ये पाकिस्तान, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम अपने बात कर रहे हैं नदी बेसिन की। तो देखिए नदी बेसिन आपके नेपाल में भी है ना, ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी, और ये आपके बंगाल खाड़ी में गिर गई ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी सहायक नदियाँ, ये आपकी गंगा नदी है ना, इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, चंबल, गंडक, कोसी। ये नदियाँ आकर क्या करती हैं, आपस में मिलकर के एक नदी बेसिन क्षेत्र बनाती हैं, और ये सारा अपने साथ जल को बहाकर लेके जाती हैं और ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती हैं, और कहाँ जल को विसर्जित करती है, ये जल को विसर्जित करती है बंगाल की खाड़ी में, वहां ये छोड़ देती हैं। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्षेत्र है ना, जो कैसा क्षेत्र है, ये उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर मानसूनी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, है ना, ठंड के दिनों में ठंड, गर्मी के दिनों में गर्मी, मतलब थोड़े आम भाषा में बात कर रहा हूँ। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, शीत ऋतु में ठंड होती है। तो ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। चलते हैं हम अगली सेशन में। देखिए अगली कड़ी में, देखिए बेसिन क्षेत्र में विभिन्न, अब देखेंगे इसको, जो बेसिन क्षेत्र है ना, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जो आपका बेसिन क्षेत्र है उसमें विभिन्न तरह की क्या है, स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की भूमिका होती है ना। जनसंख्या जो वितरण पाया जाता है उसमें क्या होता है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की भूमिका अधिक होती है। जहां मानव के रहने योग्य पर्यावरण होगा वहां पर मानव बस्ती अधिक होगी, जहां मानव के रहने योग्य पर्यावरण नहीं होगा वहां पर बस्ती कम होगी, वहां लोग कम रह रहे होंगे। पहाड़ों की ढालों पर देखेंगे लोग कम रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर समझ सकते हैं ढलान होता है, मकान बनाना संभव नहीं है। समतल मैदान पर वहां पर जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वहां पर मकान भी बन सकते हैं, है ना, नदियां बह रही हैं वहां से, भूमि है वहां से, है ना, भूमि से हमें फसलें पैदा हो रही हैं, हमारी जरूरत की जो चीज़ है वो वहां से हमें मिल रही है, सड़क बन रहा है, वहां पर रेलवे बन रहा है ना, आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके पर्यावरण पर। अब देखिए, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, मतलब वहां पर बसा नहीं जा सकता, मतलब रहते हैं लोग तो काफी कम संख्या में रहते हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन के जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय इलाका है, वहां पर लोग कम रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है ना, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, कैसी है, उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। तो वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं। भाई पानी की मात्रा अधिक है तो वहां पर धान अधिक मात्रा में होगा, तो इनकी जो मुख्य फसल है कौन सी है, धान, है ना। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है ना। धान वही तो उगाते हैं जब वर्षा अधिक होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। हाँ, इसके अलावा धान के अलावा कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, देखिए यहाँ पर अन्य फसलों में आप देखेंगे गेहूं उगाते हैं, धान के बाद गेहूं उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, ज्वार, चना और आपका ये बाजरा, ये फसलें होती हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले, मैदान के जो कुछ क्षेत्रों पर केले उगाए जाते हैं, केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। जो पश्चिम बंगाल जो असम का क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, चाय के बागान मिलते हैं। चित्र 6.10 में आप देखेंगे बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क, बिहार के जो कुछ भाग हैं, असम के जो कुछ भाग हैं वहां पर सिल्क उत्पादन होता है। तो सिल्क के लिए कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कहां पर, बिहार और असम में। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर, जिनका ढाल मंद होता है, तो मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, यानी सीढ़ीदार, क्योंकि जो ढलान होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है और सीढ़ीदार फसल उगाते हैं।
उसके जल को रोकने के लिए, है ना। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे भू आकृतियां पाई जाती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट, जो आपके ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जो बांस हैं, तो घने बांस के कैसे झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा रहता है। जो डेल्टा क्षेत्र है उनमें क्या होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ ये पाए जाते हैं। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखिए क्रियाकलाप में दे रखा है इन्होंने, पढ़ना चाहो पढ़ लेते हैं। देखिए, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। ये बच्चों को दे रखा है, चाहो तो आप इसे पढ़ ले, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इससे आगे देखते हम। देखिए यहां पर धान की खेती हो रही है ना। ये चित्र में क्या है, ये लोग धान गाड़ रहे हैं, है ना। हो सकता है आप में से किसी लोगों ने धान गाड़ा हो, है ना, और नहीं गाड़ा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये धान ऐसी होता है। अब देखिए ये पौध पड़ी हुई है ना, ये एक एक दो दो पौधा इसमें लगा रहे हैं पानी के अंदर, देखिए, है ना, कमर लच करके। तो इस तरह से धान की खेती होती है। यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है ना। और इधर आप देखेंगे, देखिए असम में जो चाय बागान ऐसे करते हैं, शायद आप में से किसी ने चाय बागान में काम किया हो, है ना, क्योंकि जो लोग, कुछ तो लोग होते हैं खेत में, मतलब गांव से जो खेती करते हैं, तो ये काम तो किया होगा। तो आप उनसे चीज़ थोड़ा करेक्ट करके देख लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। तो वही है, इसमें चीज़ें अपने डेली लाइफ से करेक्ट करेंगे तो चीज़ जल्दी सीखेंगे। अब देखिए, बेसन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। जो बेसन क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है, विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से यहाँ पर पाए जाने वाले जीव है। बेसन क्षेत्र में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाएगा, वहां पर बाघ पाए जाएंगे, हिरण पाए जाएंगे, बंदर पाए जाएंगे, है ना। तो ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं, जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला घेड़ा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ये एक सींग वाला जो घेड़ा है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। चित्र 6.11 में आप देखेंगे, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। जो डेल्टा क्षेत्र में जो बंगाल टाइगर है ना, बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। तो मगर भाई डेल्टा क्षेत्र में पाए जाएंगे, वहां पानी भी वहां पर है ना, और डेल्टा भी वहां पर है। तो चित्र 6.12 में आप देखेंगे, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जो भी आपके जो नदी के साफ जल हैं, है ना, झील हैं, और बंगाल की खाड़ी में क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतरा एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। कैसी सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं, कौन कौन सी, रोहू हो गया, कतरा हो गई, आपके हिल्सा हो गई, मछलियों की कैसी है, सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं मछलियों की। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक मुख्य आहार है। इस क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं वो मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, तो वहाँ पानी अधिक पाया जाता है। अधिक पानी पाया जाता है तो वहाँ पर मछली अधिक होती है, वहाँ पर धान अधिक होता है। तो यही तो उनका मुख्य, भाई यही तो उनका मुख्य खाने वाली चीज बनेगी जलवायु के अनुसार। तो आप समझ सकते हैं, है ना। ये देखिए आप, एक सींग वाला घेड़ा, और ये आपका ये मगर, है ना, जो आपके सुंदर डेल्टा पाए जाते हैं। ये वेद का कृषि आप देखिए, ये सीढ़ी सी बनी रही है ना, ये देखो, ये सीढ़ी सी बन रही है, ये देखो, ये आपकी सीढ़ी सी बनी हुई है, ये वेद का कृषि है। तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, वेद का कृषि को। देखिए, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। खड़ी ढलान पर, ढलान खड़ी है, ये देखिए, समतल सतह बनाकर इसका कृषि करने के लिए इसका यूज होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है, ढलान है उसको इसलिए हटा दिए जाते हैं कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, मतलब जल तीव्रता से ना बहे, इसलिए ढलान को खत्म कर देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट शब्द है, हाँ, क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में, मतलब अलवड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। क्या, डॉल्फिन।
जिससे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, सुसु, क्या बोलते हैं, सुसु, अथवा अंधी डॉल्फिन, मतलब जैसे दिखता नहीं है ना, तो सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। जहां सुसु अगर उपस्थिति है, सुसु की उपस्थिति है, तो वहां का जल कैसा होगा, शुद्ध जल होगा। अच्छा, रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं गहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है या नष्ट कर रहे हैं। तो जो भी रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले जो भी गैर उपचारित औद्योगिक हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, एवं उनसे शहरी गंदगी जो निकल रही है, तो ये क्या करती हैं, ये इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, इसको सुसु को। तो सुसु को हम क्या बोलते हैं, अंधी डॉल्फिन बोलते हैं, जिसको दिखाई नहीं देता। तो आप सुसु की तस्वीर देख लीजिए, है ना, इस तरह की होती है। इस तरह की इसकी चोंच निकली है ना, कुछ ये मैं समझ लेना कि ये पक्षी आ गया, पक्षी नहीं, ये सुसु है ना, अंधी है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन देखेंगे हम, झील जीविका का साधन कैसे बनती है। देखिए, विनोद एक मछुआरा है। क्या है विनोद? विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। बिहार का जो मतवाली मौन गांव वहां रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। कैसा? प्रसन्न, खुश व्यक्ति है। कैसे? मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया है, इनको पालने के लिए, है ना, मछलियों को पालने के लिए। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, जिसे हम बेली नेरिया बोलते हैं या हाइड्रेला बोलते हैं, ये मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। झील की जो आसपास की भूमि कैसी है? उपजाऊ भूमि है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। भाई, जब जगह आसपास की उपजाऊ है तो इस तरह की फसल बो सकता है ना। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करता है। भाई, खेत जोतना है तो भैंसे चाहिए, है ना, या जोतने के लिए कोई और चीज होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये खेत को जोतने के लिए भैंसे का उपयोग करता है। वहां के लोग बहुत संतुष्ट हैं। कैसे संतुष्ट हैं? तो खेत को जोतने के लिए या खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग वहां पर किया जाता है। वहां के लोग कैसे हैं? बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, देखिए, नदी में पकड़ने, खाने, बेचने के लिए काफी मछलियां हैं। पकड़ने के लिए, खाने के लिए, बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं, जिससे उनकी कुछ आजीविका चलती है, कुछ पैसे आते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। मतलब जैसी प्रकृति है वैसे अपने आप को ये ढाल के रहता है ना। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। जब तक जो पास का जो शहर है, उस पास के शहर से अगर कोई यहाँ पर प्रदूषण नहीं आता, तब तक ये झीलें कैसी रहेंगी? सही रहेंगी, मतलब कोई खतरा नहीं है। तो ये प्रदूषित झील हो गई है ना। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, है ना, ये टॉपिक है, टर्म है ना, क्या आप जानते हैं? जानते तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो आप देख लीजिए। देखिए, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने, किसने? भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ किया। आप चाहो तो नोट कर लीजिए, है ना, आप चाहो तो से नोट कर लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ किया कब? 2 अक्टूबर 2014 को। आपके यहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और ये यहां से क्वेश्चन बना है ना। तो एनसीईआरटी कितने आपके लिए उपयोगी है, आपके एग्जाम के लिए, है ना, आपके एग्जाम की बेसिक चीजों को कवर करने के लिए आप देख सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, और इम्पोर्टेंस है इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं। इसलिए संस्थान नंदिनी आईएएस आपके लिए ये जो डिजाइन किया ना कोर्स, लक्ष्य यूपीएससी 2025 इसी के तहत किया है ना। क्या आपके लिए जरूरी है पढ़ना, क्या आपके लिए नहीं जरूरी है पढ़ना? तो जो जरूरी है पढ़ना आपके एग्जाम से पहले आपको कराया जा रहा है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपकी टिक सही सही हो जाए, है ना, समझ सकते हैं। तो भाई सब लोग कमेंट करें, है ना, जो लोग देख रहे हैं वीडियो लाइक करें, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो चैनल है ना नंदिनी आईएएस चैनल उसको सब्सक्राइब करें, और जो लोग देख रहे हैं ना वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका लाइक आएगा, आपका सब्सक्राइब बढ़ेगा, आपके कमेंट आएंगे, तो
तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और अच्छी चीज़ आपको खोज के लाएंगे, है ना। आपके लिए क्या जरूरी है, तो क्यों आपको लाखों रुपए जो खर्च करने की जरूरत है, मत करिए, है ना। वो पैसा आप किसी और काम में लगाइए, अपने हेल्थ में खर्च करिए उसको, यहाँ से आपके एग्जाम निकल जाएगी। आप देखेंगे, देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर आप देखेंगे, है ना। जो आपका वाराणसी शहर है ये कहाँ है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आप थोड़ा देखेंगे वाराणसी शहर है ये, है ना, जल है यहाँ पर ये नावें हैं। आप अगर यहाँ पर गए होंगे तो आपने साथ यहाँ पर बैठ करके आपने सफर किया होगा, है ना, वाराणसी के किनारे का, वाराणसी को घूमा होगा चारों तरफ से बाहर से, है ना। अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि वाराणसी शहर अच्छा शहर है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। कौन कौन शहर हो गए, आपका कानपुर हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, आपकी वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऐसे शहर जैसे शहर 10 लाख से अधिक इनकी आबादी है, वो कहाँ पर है, वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। चित्र आपका 6.13 ये दिखाया गया है ना, आप देख सकते हैं। शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है। शहरों का गंदा पानी और उद्योगों का गंदा पानी बह करके नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। कैसी होती है, नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है ना, यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं, है ना, सुविकसित हैं, 4 मार्ग बनाए गए हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जो मैदानी इलाके के लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सड़क के माध्यम से जाते हैं, सड़क मार्ग के माध्यम से जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। जो नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, नदी के जो तटवर्ती इलाके हैं, जो क्षेत्र है, वहां पर क्या है, जलमार्ग एक यातायात का प्रभावकारी माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। जो कोलकाता है कहां पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण पत्तन है ना, पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई जहाज, मैदानी क्षेत्र में देखिए, मैदानी क्षेत्र उनमें कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं मैदानी क्षेत्र में। तो क्या आप जानते हैं, हाँ क्या आप जानते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी है। अब देखिए पर्यटन इस बेसन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जो पर्यटन है, जो आपका जो ये बेसन है, इसकी क्या है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल आप देख सकते हैं। आगरा में जो यमुना नदी है उसके किनारे एक जो ताजमहल है आप उसे देख सकते हैं। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना की नदी का संगम आप देखेंगे, है ना। इलाहाबाद में जो गंगा यमुना नदी का संगम आप वहां देखेंगे। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, है ना, लखनऊ का इमामबाड़ा हो गया, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य लिखा है इसमें, अभ्यारण्य, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है मानस वन्यजीव प्राणी अभ्यावन, है ना, अभ्यावन, जिसमें बाघ दिखाया गया है। तो आज का ये चैप्टर फिनिश हुआ, है ना। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और आपने अगर इससे पहले के जो PYQ आपने देखे होंगे तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस नंदिनी IAS के चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो आपके मन में जो भी डाउट है आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और जैसी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या कोई और उसमें चेंज करना है तो आप उसे लिख कर भेजिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम एक अच्छे और स्तर पर और अधिक अच्छे से काम करेंगे। तो ठंड के मौसम में आप सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।